सरकारी पैसा आहे, सरकारच्या योजना आहेत, ह्या जर जास्त आणायच्या असतील तर मग राजकारणात जाणं गरजेचं आहे. की ओला कचरा वेगळा करा, सुका कचरा वेगळा करा, नाहीतर मुंबईमध्ये ज्या प्रकारे कचऱ्याचे ढीग जमलेले असेच ढीग हे आपल्या पनवेलमध्ये जमायला लागतील. बहरत्या बदलत्या पनवेलला झपाट्यानं विकासाकडे नेण्यासाठी मला आपल्या साथीची आवश्यकता आहे. तुम्ही देणार? एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो सबको मिल रही हैं, वही है। उसी से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी जो है वो जो कमज़ोर तबके हैं, जो पिछड़े तबके हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनको प्रायोरिटी के बेस पे दी जा रही है। द्वारा सम्मानित किया जाता है। जोर से तालियों की बौछार भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से महाराष्ट्र के इस पावन भूमि में, ऐतिहासिक राजा शिव छत्रपति के भूमि में पहली बार उनका यहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर सेवा समर्पण समाज को अर्पण इस अभियान के अंतर्गत उनका सम्मान किया जाता है। तदनंतर या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अतिथी महाराष्ट्र राज्याचे विरोधी पक्षनेते, सिंहासनावर आरूढ झालेला हा राजा, झुकल्या वाकल्या गर्विष्ठ माना या शिवमंदिरी राजा शिवछत्रपतींची ही प्रतिकृती मी प्रशांत दादा ठाकूर, रायगड जिल्हा अध्यक्ष यांच्या पवित्र शुभ हस्ते त्यांना विनंती करेन की आपल्या पवित्र शुभ हस्ते सन्माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांना यथोचित मान सन्मान द्यायचा आहे। मित्रहो, 2019 पासून 2014 पासून 19 पर्यंतचं त्यांचं कार्यसंबंध महाराष्ट्राने पाहिलं। मी उल्लेख केला, स्वर्गात इंद्र आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र या उक्तीप्रमाणे भारतीय जनता पार्टीचं महाराष्ट्रातील बुलंद नेतृत्व, एक थोर प्रवक्ते आणि आजच्या कार्यक्रमाच्या सन्माननीय अतिथींमधील प्रमुख अतिथी देवेंद्रजी फडणवीस सर यांना प्रशांत दादा ठाकूर यांच्या पवित्र शुभ हस्ते पुष्पगुच्छ देऊन, तदनंतर या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अतिथी मी महेश बालदे आपल्याला विनंती करेन यांना सुद्धा मेघडंबरीत आणि सिंहासनावर आरूढ झालेला हा राजा शिवछत्रपती मैं विनंती करें सम्माननीय मान्यवरांना पप्पू हिराडोरे, भूपेंद्र जी यादव सर, इनको मैं विनती करूंगा कि आपके कर कमलों द्वारा इनको भी लाभ दिया जाए। पुढील कुष्ठरोगी बांधव आहेत विलास यशवंत कदम, विलास यशवंत कदम, संजय रेवा सिंह पवार, पवार, देवेंद्रजी फडणवीस सर यांच्या पवित्र शुभ हस्ते, रंजना मनोज चव्हाण, भूपेंद्रजी यादव, स्थित अजमेर लॉ कॉलेज में लॉ कर पाहुण्यांना विनंती असेल की त्यांनी जोरदार टाळ्यांनी त्यांचा सत्कार होताना प्रतिसाद द्यायचा आहे। पुढील सत्कार मूर्ती आहेत साजिदा परवीन सावे। पुढचे लाभार्थी तयारी करायचं आहे। पंतप्रधान आवास योजना, नरेंद्रजी मोदी 2019ला आत्मनिर्भर भारत असावा याच्यासाठी घोषणा केली लाल किल्ल्यावरून। त्या पंतप्रधान आवास योजनेचे लाभार्थी जयंत गोपाळ कोली, पंतप्रधान आवास योजना, जयंत गोपाळ कोली, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत त्यांना दिवारा त्यांच्या डोक्यावरती छत्र देण्यात आलं। नरेंद्रजी मोदी यांच्या मी विनंती करेन राजकीय पुरोहित सरांना की व्हीलचेअरचं इथं वितरण करण्यासाठी आपण मंचाच्या बरोबर खाली योगेशजी सागर, रायगड जिल्हा संपर्क प्रमुख, मी आपल्याला विनंती करेन की प्लीज त्यातील लाभार्थी असणार आहेत जगन्नाथ शंकर बहिरा, रायगड जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जनस्थान में बहुत उपाध्याय जी का जो आज जयंती का कार्यक्रम है, सेवा के समर्पण के विभिन्न कार्यक्रम हर बूथ पे हो रहे हैं। रक्तदान शिविरों का आयोजन होगा, उसके साथ साथ अलग अलग जगह पर दिव्यांगों को मदद करने का कार्यक्रम जैसे आज हो रहा है, आने वाले समय में होगा। पूरे
7 अक्टूबर तक विभिन्न कार्यक्रमों की चहल पहल हर बूथ पर होती रहेगी। आज आप इस मंच पर उपस्थित हैं, आदरणीय हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी इस मंच पर उपस्थित है। फिलहाल में ही पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में अभी राव साहब दानवे जी को भी रेलवे का जिम्मा राज्य मंत्री के बतौर सौंपा गया है। पनवेल जहां पर आज हम लोग बैठे हैं, यहाँ का रेलवे स्टेशन A+ कैटेगरी का है और उसी के साथ साथ लगभग जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन से, लोकल ट्रेन से कुल मिलाकर 1 लाख पैसेंजर्स लोग रोज पनवेल से या पनवेल आते जाते रहते हैं। तो इस जगह की विभिन्न डिमांड्स है, मांग है। मैं आपसे और आदरणीय देवेंद्र जी से यहाँ पर मांग करता हूँ कि अगर राव साहब जी को अगर ये जिम्मा सौंपा गया है तो राव साहब जी के नेतृत्व में अगर पनवेल में जनता दरबार का आयोजन किया जाएगा, प्रवासी दरबार का आयोजन किया जाएगा और प्रवासी लोगों की मांगें सुनी जाएगी तो कई सारे इश्यूज दौड़ना शुरू करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके माध्यम से पनवेल के प्रवासियों की विभिन्न समस्या उनको उजागर होंगी और उनको डेव्हलपमेंट की ओर लिया जा सकता है। देवेंद्रजी, मी एक अभिमानाने सांगतो की स्वतः रामशेठ ठाकूर साहेबांनी करोना काळात आत्ता 5 कोटी रुपयाचं धान्य वाटलं एकट्याने। 5 कोटी रुपये। मला वाटत नाही की पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये एकट्या माणसाने एवढं धान्य वाटण्याचं काम महाराष्ट्रात झालं असेल, मी तरी बघितलेलं। त्यामुळे ही सर्व आज सेवा समर्पणाची आपण जरी सुरुवात करत असलो तरी पण हे समर्पण रामशेठ ठाकूर साहेब रयत शिक्षण संस्थेचे दरवर्षीचे गेल्या 5 वर्षाचे सर्वात मोठे डोनर आहेत। कारण मी ज्या शाळेत शिकलो, ज्या शाळेने मला मोठं केलं त्या शाळेकरता या वयाच्या 70त पण दरवर्षी रयत शिक्षण संस्थेसारख्या महाराष्ट्रातल्या एका मोठ्या संस्थेचे ते मोठे सर्वात पहिले डोनर आहेत। हे आम्हाला आणि ते आमचे नेते आहेत म्हणून आम्हाला त्याचा अभिमान आहे। देवेंद्र जी, आज भूपेंद्र यादव जी यहाँ आए हैं। सर, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में छत्रपति शिवराय के पदस्पर्श से पुनीत होने वाली इस भूमि में आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, आप आए हैं और यहाँ की समस्याएं हम न बताएं तो लोगों को लगेगा कि सेवा समर्पण के साथ हमारा काम कुछ हुआ नहीं। इसके लिए लोगों की ओर से आपकी तरफ कुछ मांगे हैं। सर, पेड़, जहाँ से पेड़ में अपने आमदार हैं वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति बनती है। महाराष्ट्र और गणपति एक अलग नाता है और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मूर्तियाँ पेड़ में बनती है और पेड़ में पीओपी मूर्ति से पोल्यूशन होता है पानी में, ऐसा कुछ रिपोर्ट था। तो उसमें इन्होंने जांच करवाई तो पीओपी में कोई मुश्किल नहीं है, वो कलर जो ऊपर होता है उससे पोल्यूशन होता है। तो मेरी विनंती यही है, और वहाँ करीब 1 लाख लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं जो साल भर गणेश जी की मूर्तियाँ करते हैं। मेरी एक विनंती इतनी है, सर, आप एक कमेटी बनाइए जिसमें अगर ये कलर से पोल्यूशन होता है और पीओपी से नहीं होता है और इसका समाधान अगर MOEF को हो जाए तो फिर उनके लिए बैठक लीजिए, उनके लिए जो स्पेसिफाइड कलर देना है वो आप मेंशन करके दीजिए, हम वो बदलाव करने के लिए तैयार। सर, दूसरी मांग है, ये माथेरान यहाँ के नज़दीक है सर, बम्बई से सटा हुआ एक अच्छा हिल स्टेशन है जहाँ रोज करीब 5000 विजिटर जाते हैं, 5000। और MOEF का एक 69 में बना हुआ बायलॉज है और उसके लिए वहाँ ई-रिक्शा भी अलाउड नहीं है। मेरी एक विनंती है सर कि वहाँ का DP प्लान होल्ड करके रखा है। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन थी, उसके लिए बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट का आधार लेके MOEF हर बार ये टालता है। सर, इसका डिटेल प्रेजेंटेशन मैं आपको देता हूँ। और इस डेवलपमेंट प्लान 20 साल से सर इतना नज़दीक, इतना बढ़िया हिल स्टेशन है, अगर वहाँ रोपवे हो जाए, अल्टरनेट रोड हो जाए और वहाँ का डेवलपमेंट अगर हो जाए तो बम्बई से बहुत नज़दीक और इतना बढ़िया हिल स्टेशन है, रायगढ़ जिला का नाक है। और अगर आप उसके लिए एक बैठक लेंगे दिल्ली में तो ये माथेरान वाले अपनी ओर से अपनी जो सफाई है वो देंगे। और जहाँ रुका है सर, 21वीं सदी में हम जा रहे हैं, वहाँ पर आज भी घोड़े पे जाना पड़ता है। सर, तीसरा है कि कर्नाला बर्ड सेंचुरी है यहाँ पर, जिसमें बड़स्पे से इंदापुर रास्ता बहुत
रास्ते से NHAI को बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन कर्नाला का स्टेज 1 परमिशन मिला है, स्टेज 2 अब तक मिल नहीं रहा। और NHAI सर 16 अगस्त 2014 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई पहली बार रायगढ़ जिला में आए थे। उन्होंने जिस रोड का भूमि पूजन किया JNPT और 8 लेन का, और वो रोड पूरा है, कुछ जगह बाकी है लेकिन वो भी स्टेज 2 अटका हुआ है। उन अधिकारियों ने भी रिक्वेस्ट की कि कई दिनों से, और उसका उद्घाटन अगले 1-1.5 महीने में हो रहा है। और MOEF वाले सर बहुत छोटे से चीज़ के लिए कई बार बड़े बड़े प्रकल्प अटका देते हैं। एक ये NHAI का रोड है, वही JNPT वाला सर 4000 करोड़ रुपए खर्च हो गए उसमें। एक 75 मीटर का गवान फाटा से चिरनेर का रोड है, जंगल में गाड़ियाँ जा रही है, वो गाड़ियाँ सरकार रोड सरकार का है, सरकार ने बता दिया, लेकिन उस पर डेवलप नहीं करना। अगर प्रैक्टिकल कोई भी अधिकारी आके देखे कि ये रोड है, यहाँ जंगल नहीं है, और उनको अगर एडवांस परमिशन मिल जाए तो रोड हो जाएगा। परमिशन लेना जरूरी है, ये हम भी मानते हैं, और उसकी भी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन 2-2 साल तक ये ना होने के कारण NHAI पैसा कर रही है, JNPT पैसा खर्चा कर रही है, लेकिन 4-4 हज़ार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट नहीं हो रहे हैं। इसके लिए ये विनंती है सर आपसे, ये MOEF के जो प्रकल्प हैं, विशेष करके गणेश मूर्ति के और महाराष्ट्र माथेरान का, ये आप इस पर कृपा दे के एक मीटिंग ले, और मीटिंग से सर 100% मुझे विश्वास है कि आपने बहुत बड़े बड़े काम किए, ये आपके लिए बहुत छोटा काम है, बैठक में जरूर हल निकलेगा। केंद्र शासनाकडून घेऊन उरण करंजामध्ये मत्स्य जेट्टीचा प्रकल्प देवेंद्रजी फडणवीस आणि महेश शेठ बालदी प्रशांत दादा ठाकूर यांच्या माध्यमातून झाला। काही दिवसांपूर्वी उल्वे नोड आत्ताच शहराची निर्मिती होऊ लागली, मग एवढ्या मोठ्या गर्दीत कोरोना संक्रमण झालं तर तात्काळ आपल्या रुग्णांना कुठेही उपचार मिळत नव्हता, आणि म्हणूनच अगदी कमी वेळामध्ये उल्वे नोडमध्ये 60 खाटांचा एक कोविड सेंटरची निर्मिती, तीही देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या पवित्र शुभास्ते प्रशांत दादा ठाकूर आणि महेश शेठ बालदी यांच्या कार्यप्रणालीतून आपल्या सर्वांच्या भेटीला अनेक कार्य आहेत। 56 कोटीहून अधिक रक्कम नुसत्या उरण शहरासाठी आणि 100हून अधिक कोटी रक्कम पनवेलसाठी आणि सबंध रायगडसाठी आपल्या सरकारी योजनेतून आपल्या या रायगडसाठी ज्यांनी प्राप्त करून दिली ते आपले सर्वांचे लाडके लोकप्रिय माजी मुख्यमंत्री आदरणीय आणि महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस सरांना मी विनंती करेन की आपण आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांना संबोधित करायचं आहे। जोरदार टाळ्यांचा प्रतिसाद त्यांच्यासाठी। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा। आपल्या या रायगड जिल्ह्यातली आमदारांची ही जोडी प्रशांत दादा ठाकूर आणि महेश दादा बालदी, खरं म्हणजे हे दोघं जण मिळून एक वेगळंच रसायन तयार होतं। एक अतिशय शांत आहे आणि दुसऱ्याला शांत करावं लागतं। कामाच्या बाबतीत मात्र दोघंही वाघ आहे। जेवढे प्रकल्प या दोघांनी मिळून मंजूर करून घेतले, खरं म्हणजे हे दोघं मिळून कोणालाही पटवू शकतात आणि काही मंजूर करून घेऊ शकतात। त्यामुळे मला माहिती आहे की आता दोघांनी ठरवलं, पहिल्या काही मागण्या प्रशांत शेठनी केल्या, मग दुसऱ्या मागण्या महेश शेठनी केल्या, आता दोघं मिळून भूपेंद्रजींच्या मागे लागून पुढच्या महिन्याभरात बैठक लावून केलेल्या मागण्या पूर्ण करून भारतीय जनता पक्षाने सेवा समर्पण सप्ताहाची सुरुवात केली। आपले लाडके पंतप्रधान मोदीजी यांचा 17 सप्टेंबरला जन्मदिवस होता आणि या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने आपण सेवा समर्पण सप्ताह साजरा करतो। मोदीजी आपला वाढदिवस साजरा करू देत नाही आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टी 15 दिवस सातत्याने लोकांच्या सेवेचे कार्यक्रम करते। यामध्ये गरिबांना किट्स वाटण्याचा विषय असेल, मेडिकल हेल्प करण्याचा विषय असेल,
शिक्षणाचे विषय असतील, आपले वेगवेगळ्या योजनांचे जे लाभार्थी आहेत या लाभार्थ्यांचं सत्काराचा कार्यक्रम असेल, प्रत्येक शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्याचं काम या सप्ताहाच्या माध्यमातून आपण करतो. खरं म्हणजे मोदीजींनी या देशाच्या राजकारणामध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं परिवर्तन आणलं. या देशामध्ये गरीब कल्याणाच्या योजना गेली 40 वर्षे बनत आहेत. 1971 मध्ये इंदिराजींनी नारा दिला होता, गरिबी हटाव. योजना तयार केल्या, पण योजना कधीही गरिबापर्यंत पोहोचू शकल्या नाही. या देशामध्ये एक अशी डिलिव्हरी सिस्टीम तयार झाली की जी योजना खाऊन टाकायची. पैसा गरिबाच्या नावाने निघायचा, पण तो गरिबापर्यंत कधी पोचलाच नाही. राजीव गांधी एकदा म्हणाले होते की मी 1 रुपया दिल्लीहून पाठवतो, शेवटच्या माणसापर्यंत 15 पैसे पोचतात, 85 पैसे व्यवस्था खाऊन टाकते. आणि ते वास्तव होतं. मोदीजींनी सांगितलं मी गरीब कल्याणाच्या योजना राबवीन, पण या योजना राबवताना गरिबाकरता 1 रुपया पाठवील तर तो पूर्ण 1 रुपया त्याच्या खात्यामध्ये जाईल याची खात्री होते. आणि मग आधार, मोबाईल आणि DBT याच्या माध्यमातून मोदीजींनी भ्रष्टाचार, दलाली, मध्यस्थ या सगळ्यांना हद्दपार करून टाकलं आणि गरिबाचा पैसा पहिल्यांदा गरिबापर्यंत पोचवायला लागला. परिणाम काय झाला? करोडो गरिबांना शौचालय मिळालं, करोडो गरिबांना घर मिळालं, करोडो गरिबांपर्यंत पिण्याचं पाणी पोचलं, करोडो गरिबांपर्यंत वीज पोचली, करोडो गरिबांच्या घरी गॅस पोचला, कोट्यवधी गरिबांना 5 लाखापर्यंत इलाज मुफ्त मिळायला सुरुवात झाली, कोट्यवधी गरिबांना वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार मिळायला सुरुवात झाली. स्टार्टअप सारख्या योजनेतनं कोट्यवधी तरुणांना कर्ज मिळालं. स्टँडअप सारख्या योजनेतनं कोट्यवधी दलित, शोषित, पीडितांना आपल्या पायावर उभं केलं. आणि हे सगळं करत असताना एकही दलालमध्ये येऊ शकला नाही. लोकांचे, गरिबांचे पैसे हे गरिबांपर्यंत पोहोचून गरिबांच्या जीवनामध्ये परिवर्तन घडवण्याचं काम हे माननीय मोदीजींच्या माध्यमातून झालं. आज आपण बघू शकतो गरीब कल्याणाचा जो अजेंडा मोदीजींनी चालवला आहे, आमच्या शेतकऱ्याला पैसा मिळतोय, आमच्या शेतमजुराला पैसा मिळतोय, गरिबाला इन्शुरन्स मिळतोय, गरिबाला पेन्शन मिळते आहे. जो असंघटित क्षेत्रात होता आणि ज्याला जीवनात कधी काही मिळालं नसतं त्यालाही पेन्शन देण्याची योजना ही माननीय मोदीजींच्या माध्यमातून या देशामध्ये आली. आणि एवढंच नाही, एकीकडे गरीब कल्याणाच्या योजना आणि दुसरीकडे एक सशक्त आणि समर्थ भारत हा तयार करण्याचं काम हे माननीय मोदीजींच्या माध्यमातून झालेलं आपण सगळ्यांनी बघितलं. आजही सांगितलं सेवा समर्पण सप्ताह तर आहेच, पण कोरोनाच्या काळामध्ये सर्वात जास्त सेवा जर कोणी केली असेल या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आणि नेत्यांनी केली. रामशेठ ठाकूर यांनी पदरचे 5 कोटी रुपये खर्च करून गरिबाकडे अन्नधान्य नेलं. आज प्रत्येक शहरामध्ये, गावामध्ये भाजपचा कार्यकर्ता कोविडच्या काळामध्ये जीवाची पर्वा न करता त्या ठिकाणी लोकांकरता अन्न शिजवत होता, त्यांच्याकडे अन्नधान्याची किट देत होता, त्यांच्याकडे औषध देत होता, त्याला मेडिकलमध्ये जागा मिळाली पाहिजे प्रयत्न करत होता, त्याला ऑक्सिजन मिळालं पाहिजे हा प्रयत्न करत होता, त्याला रेमडेसिवीर मिळालं पाहिजे हा प्रयत्न करत होता. आमच्या 100 पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांना मृत्युमुखी पडावं लागलं, पण भाजपचं सेवा कार्य संपलं नाही. कारण भारतीय जनता पार्टी, आमचे अध्यक्ष नड्डाजी हे म्हणतात की भारतीय जनता पार्टी ही केवळ इलेक्शन जिंकण्याची मशीन नाही आहे,
तर मोदीजींच्या अमितभाईंच्या नेतृत्वात ही सेवा करणारी पार्टी म्हणून आता आपण तयार केलेली आहे आणि या सेवेच्या माध्यमातूनच आम्ही लोकांची मनं जिंकलेली आहेत। मला विश्वास आहे ही सेवा अशीच अविरत सुरू राहील आणि भारतीय जनता पार्टी गरिबापर्यंत शेवटच्या माणसापर्यंत त्याचा अधिकार अशाच प्रकारे पोचवत राहील। पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांच्या पावलावरती पाऊल टाकून संघटनेचं अविरत काम केलं। 2013ला ऐतिहासिक निवडणूक जिंकून आतापर्यंत कॅबिनेट मंत्रिपदाच्या सर्वोच्च पदावरती महामंत्री पदावरती विराजमान झाले असे आपले सर्वांचे लाडके लोकप्रिय राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्रजी यादव यांना विनंती असेल की आपण सर्व कार्यकर्त्यांना संबोधित करायचं आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। और इसलिए अब सेवा और समर्पण के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो यहाँ भी स्थानीय स्तर पर काम हुए, चाहे हमारे यहाँ के प्रमुख हमारे नेता रामसेठ ठाकुर जी के नेतृत्व में एक लंबे समय से सेवा का काम किया हो, लोगों की सेवा की गई हो, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर वैक्सीनेशन से लेकर के लोगों को कोरोना काल में भी सहायता सामग्री उपलब्ध कराने का काम किया हो। ये काम भारतीय जनता पार्टी आज देश के कोने कोने में कर रही है। लेकिन शासन में रहते हुए भी पार्टी ने जो सेवा का संकल्प किया है उसको लगातार अगर आगे बढ़ाने का कोई एक दिन है जो हमको अपने मन में भी पवित्र होने के लिए प्रेरित करता है, तो वो आज का ही दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती का दिन है। 1980 में जो आज भारतीय जनता पार्टी देश में भारत की राजनीति की केंद्र में प्रमुख स्थान रख रही है, उस भारतीय जनता पार्टी का औपचारिक रूप से भी अगर जन्म होकर के ये कहा गया कि सूरज भी निकलेगा और कमल भी खिलेगा, वो अगर जगह कहीं थी तो महाराष्ट्र, मुंबई और इसी धरती से वो संकल्प निकला था जिसको आज हमने पूरा किया। मैं जब यहाँ पर आया हूँ तो कुछ विषय भी हमारे स्थानीय विधायक प्रशांत ठाकुर जी और महेश जी के द्वारा किए गए हैं। देवेंद्र जी ने सही कहा है, दोनों अपने आप में बहुत सक्षम है, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर हूँ, अगर प्रशांत जी ने जो रेलवे का विषय कहा था, निश्चित रूप से वो रेलवे का विषय हमारे पूर्व अध्यक्ष महाराष्ट्र के अभी रेल मंत्री के नाते भी हैं, वो आपके काम को जल्दी पूरा करेंगे। जो दूसरा विषय पर्यावरण को लेकर के जो गणेश जी की मूर्ति का विषय है, उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे सीपीसीबी के द्वारा कुछ नॉर्म्स हैं। अगर आपको सेंट्रल सीपीसीबी से कोई बात है तो निश्चित रूप से महेश जी आप आइए, कभी भी आइए, आपका स्वागत है। जो हमारी तरफ से बातचीत होगी उसको पूरा करने का काम करेंगे। जहाँ तक NHI का फेज 1 और फेज 2 की बात आप कह रहे हैं, हम लोगों ने एक व्यवस्था शुरू करी है कि देश में एनवायरनमेंट और जो क्लियरेंस के काम हैं सबको दिल्ली ना आना पड़े। देश भर में हमने 19 IRO इंटीग्रेटेड रीजनल ऑफिस एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से खोले हैं। आपके जब आप कहेंगे उसकी मीटिंग हम आपकी मुंबई में ही करा देंगे, दिल्ली आने की आपको आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ताकि आपके काम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तीसरा जो विषय माथेरान का विषय है, जो हमारा जो फॉरेस्ट होता है, जो सेंट्रल मिनिस्ट्री है वो फॉरेस्ट के संबंध में केवल क्लियरेंस देती है, लेकिन फॉरेस्ट को जो मेंटेन करने का काम है वो स्थानीय राज्य सरकार का होता है। मेरा ये कहना है कि आप ये पहले पता कर लीजिए कि आपकी राज्य सरकार ने उसका प्लान बनाया या नहीं बनाया है। अगर राज्य सरकार प्लान बनाती है, चाहे फॉरेस्ट के विषय में हो चाहे वाइल्ड लाइफ के विषय में हो, उसको राज्य सरकार का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, राज्य सरकार का जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है, वो उस प्रस्ताव को जब भेजता है तो उसकी समीक्षा केंद्र के द्वारा की जाती है।